हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सीओसी सीए क्लासेस चैनल। मेरे बच्चे, इस चैनल को हमने बनाया है अपने सीए वाले बच्चों को स्टडी कराने के लिए। चाहे आप फाउंडेशन के हों, चाहे इंटर के, चाहे फाइनल के, आपके सारे कंटेंट को हम यहाँ पे डिलीवर्ड करेंगे और आपको एग्जाम में दी बेस्ट तैयारी कराने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लियर, चलिए, वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, कंज्यूमर बिहेवियर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली दो अप्रोच है हमारी। एक हमारी होती है कार्डिनल अप्रोच और एक हमारी होती है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल, जिसमें हम यूटिलिटी बेस्ड कार्डिनल नंबर के बेस के हिसाब से अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं, वो हमने लास्ट अपना फिनिश कर लिया है। और दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से भी एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छा खासा लॉजिक इसमें से पूछा जाता है। एंड यस, एंड दैट इज व्हाट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम दोस्तों जो है वो हमारा ऑर्डिनल अप्रोच ये भी बोला जा सकता है। ऑर्डिनल एनालिसिस, ऑर्डिनल अप्रोच। और हमारे जो इकोनॉमिक्स हैं, हिक्स एंड एलन, उन्होंने इनको इस वाली अप्रोच के बारे में बताया, तो उस अप्रोच के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा, किस तरीके से एक इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, वो सारा का सारा मैटर ऑफ डिस्कशन हमारा इस चैप्टर में होने वाला है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन, जब हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा मेन टारगेट रहता है वो यही रहता है कि जरा ये तो जानो कि जो भी कुछ आप पढ़ने जा रहे हो वो है क्या। आप पढ़ रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में, तो यूटिलिटी क्या, जरा ये पता लगाते हैं ना। हम पता लगाते हैं कि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स क्या है। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, तो डिमांड क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि बेसिकली इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता क्या है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है? So IC is a graphical presentation showing maximum combination of consumption between two goods providing same level of satisfaction, blah 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 and blah। बट ये ब्ला 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 का एग्जिस्टेंस कैसे आया? चलिए आइए देखो, मैं दोस्तों आपको इसका एग्जांपल देता हूं। उस एग्जांपल के थ्रू जो है हम समझेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। देखो भाई, शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं है? क्या आप लोगों को शॉपिंग करना पसंद है? तो यकीनन आप में से सभी के आंसर यही आएंगे कि हाँ सर, ऑब्वियसली शॉपिंग करना हमें बहुत पसंद है। और जो ये कहेगा कि नहीं सर हमें पसंद नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है ना? सही कह रहा हूं कि नहीं? शॉपिंग करना सबको पसंद है। तो आओ चलो शॉपिंग पे चलते हैं। एज्यूम करिए कि आज छुट्टी का दिन है, आज आपका फ्री टाइम है, तो आज हम अपनी जो शॉपिंग है उसको करेंगे। उस शॉपिंग का अगर हम ध्यान दें दोस्तों, जब जैसे मैं नहीं जानता कि आप किस शहर में रहते हैं, अब मैं जैसे दिल्ली को बिलोंग करता हूं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं या आप आज छुट्टी वाले दिन शॉपिंग पे निकले हैं दिल्ली में। और शॉपिंग करने के लिए मैंने सेलेक्ट करा के दो मार्केट है यार जहां मुझे जाना चाहिए। एक है सरोजिनी मार्केट, है ना? ये तो आपने नाम सुना ही होगा, सरोजनी नगर मार्केट। सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, है? सुना है कि नहीं सुना गाना इतना बढ़िया? तो वही वाला सरोजनी नगर मार्केट। और एक और फेमस मार्केट जो है वो है हमारी लाजपत नगर मार्केट। ठीक है, और भी बहुत सारी मार्केट है, बट ये वाली, ये दोनों मार्केट कुछ ज्यादा ही न्यूज में रहती हैं, ज्यादा ही नॉलेज में रहती हैं। आप आज छुट्टी वाला दिन है, छुट्टी वाला आपने सोचा कि यार आज मेरे पास 8 आवर्स है, मैं 8 आवर्स में अपनी जो शॉपिंग है वो निपटा सकता हूं, राइट? इतने टाइम मुझे मिलेगा शॉपिंग करने के लिए। तो दोस्तों क्या हो सकता है आपके पास? मान लो फॉर एग्जांपल आपको कपड़े खरीदने हैं, तो यू हैव टू गो टू द सरोजनी नगर मार्केट। आपको शूज वगैरह खरीदने हैं, दो अलग अलग कमोडिटी हो गई, तो आपको लाजपत नगर मार्केट जाना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली कि आपके पास स्पेंड करने के लिए 8 घंटे हैं सुबह से शाम तक। क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन हो सकता है कि आपने आपने ज्यादातर समय अपना सरोजनी नगर मार्केट में बिताया, 6 घंटे आपने वहीं लगाए, आपकी जो शॉपिंग है वो कपड़ों की ज्यादा हुई। फिर 2 घंटे बचे, वो 2 घंटे का समय आपने लाजपत नगर मार्केट में बिता दिया। तो ये एक तरीका ये हो सकता है कि हम अपने जो क्या नाम है आपका टाइम को स्पेंड करें, अपनी शॉपिंग को पूरा करें इस छुट्टी वाले दिन। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से एक ही ऑप्शन होगा दूसरा, के यार नहीं, लाज सरोजनी नगर में 5 घंटे रहेंगे, लाजपत नगर अपना 3 घंटे बिताएंगे।
एक ये ऑप्शन हो सकता है। एक ये ऑप्शन हो सकता है कि नहीं भाई, आप हमें दोनों में बराबर बराबर टाइम देना होगा, दोनों हमारे दोनों प्रोडक्ट जो हम खरीदेंगे, दोनों जगह से जो हम शॉपिंग करेंगे, वो हमारे लिए जरूरी है, बराबर बराबर टाइम हम स्पेंड करेंगे। क्लियर? या फिर 3 घंटे इधर 5 घंटे इधर, आप समझ गए ना? आपके पास जो अवेलेबल टाइम है उसको दोनों मार्केट में अपनी शॉपिंग के लिए, अपनी नीड के हिसाब से स्पेंड करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल है, आउट ऑफ द टोटल टाइम। क्लियर? दैट्स इट, दैट्स इट। ये हो गया इंडिफरेंस कर, ये हो गया इंडिफरेंस कर। दोस्तों, जब आपसे बोला जाए कि ये आपने अपने टाइम का एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, ये अपने अपने टाइम का एक टेबल बना दिया, अब मैं आपसे कहूं इस टाइम का जरा कर्व बना दो, तो यहां पर आप लिखोगे सरोजनी नगर मार्केट, इधर लिखोगे लाजपत नगर मार्केट, 1 2 3, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, इस तरीके से 6 घंटे जो भी है। क्लियर? 6 घंटे 2 घंटे, तो ये ग्राफ आपका यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट आपका यहां पर आ जाएगा, फिर आपका ये यहां पर आ जाएगा, फिर आपका ये यहां पर आ जाएगा, और आप इसको ज्वाइन कर दोगे। यू नो द प्लॉटिंग ऑलरेडी ना, यू नो द प्लॉटिंग, या किस तरीके से हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, आप उसको जानते हो। दोस्तों, ये जो कर्व आपने यहां पर बनाया है, दिस इज इंडिफरेंस कर्व। इसी को क्या बोला जाएगा? इसी को बोला जाएगा आपका इंडिफरेंस कर्व। जब आप अपने कंजम्पशन का कोई भी पैटर्न, जब आप, रिपीट, ध्यान रखिएगा इस चीज को, जब आप अपने कंजम्पशन का कोई भी पैटर्न, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो किताबें हो, घूमना फिरना हो, वटेवर, उसको जब आप एक पर्टिकुलर ग्राफ पर अपने टेबल के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से ड्रॉ करते हैं, तो उस ग्राफ को ही कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व, और इसकी पूरी स्टडी को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्लियर? यहां पर हमने एग्जांपल लिया किसका? शॉपिंग का, अपने टाइम का। उस टाइम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। क्लियर? अब जरा प्रॉपर कंजम्पशन की बात कर लेते हैं, अब जरा प्रॉपर कंजम्पशन की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए खाना ही खा रहे हैं, तो उस खाने को, उस कंजम्पशन को हम ग्राफ पर किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे दोस्तों। मान लीजिए एग्जांपल, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको भूख लगी है, और भूख अपनी मिटाने के लिए, अपना कंजम्पशन पूरा करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है कि भाई या तो आप एप्पल खा लीजिए, राइट, या फिर आप ऑरेंजेस खा लीजिए, या कोई भी कमोडिटी आप एज्यूम कर सकते हैं अपनी तरफ से। आपने बोला ठीक है, मुझे एप्पल पसंद है, या एप्पल में ज्यादा खाना चाहता हूं, तो 5 एप्पल खा लिए मैंने, एक ऑरेंज खा लिया। क्लियर? ये एक ऑप्शन मेरे सामने आया। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, मैं 4 एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं, तो 2 ऑरेंजेस जो है वो भी कंज्यूम कर लूं, तो भी मेरी भूख मिट जाएगी। क्लियर? मैं 3 एप्पल खा रहा हूं, तो अब मुझे ऑरेंजेस ज्यादा खाने पड़ेंगे, 4 ऑरेंज खाऊंगा मैं। क्लियर? जरूरी नहीं है कि एक, आपका क्या नाम है, एक से यहां पे कम हो रहा है तो यहां पे एक से ही बढ़ेगा, वो चेंज हो सकता है, उसकी वैल्यू में चेंज आ सकता है। वो क्यों, वो भी थोड़ी देर में हम समझने वाले हैं। ऐसे ही 2 एप्पल, चलो ये 6 खा लेना। ठीक है, तो ये आपके पास अलग अलग ऑप्शन आ गए। इसे बोला जाता है, जो टेबल आपने बनाई है दोस्तों, इसको आप कह सकते हैं स्केल ऑफ प्रेफरेंस। इसे क्या कहा जाता है? स्केल ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि आप अपने कंजम्पशन को पूरा करने के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए किस तरीके से दो कमोडिटी के बीच में चुनाव करते हैं, दो कमोडिटी के बीच में सिलेक्शन करते हैं कि मुझे किसका कितना कंजम्पशन करना है। तो इट इज नोन एज व्हाट? स्केल ऑफ प्रेफरेंस। अब ये क्या हुआ सर? ये तो टेबल हो गया, यहां पे आपने मैथमेटिकल नंबर्स लिख दिए, या आपने वैल्यूज लिख दी कि कितना कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसी चीज को सेम अगेन, जैसा आपने शॉपिंग करते टाइम करा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से जब आप यहां पर ग्राफ की तरफ आ गए, यहां पर 0, यहां पर एक्स वाई, इधर आपने लिख दिए फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस, इधर आपने लिखे एप्पल्स, और जब आप यहां पर इनके पॉइंट्स ले लेते हो, एज्यूम कर लेते हो वैल्यूज, ठीक है, A1 2 3 4 5 6, आप चाहे तो साथ साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं कंटेंट को, आसान रहेगा समझने में, नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो मैं प्रॉपरली प्लॉट नहीं कर रहा हूं एग्जैक्ट वैल्यू से, वो हम आगे चल के करेंगे। लेकिन जब हम एक नॉर्मल प्लॉटिंग करेंगे दोस्तों, हमारा कर्व जैसा आपने वहां बनाया था, इस तरीके से बनकर आएगा, एंड दैट कर्व इज नोन एज व्हाट?
इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसी को बोला जाएगा, नॉट एनालिसिस, दिस इज इंडिफरेंस कर्व। इसी को हम क्या नाम देंगे? अपना इंडिफरेंस कर्व देंगे। और जैसा कि ऊपर हमें डेफिनेशन ऑलरेडी हमने लिख चुकी है ब्ला ब्ला वाली, अब समझते हैं उसको। पहली बात तो ये कि ठीक है, ये ग्राफिकल है, ये ग्राफ पर है हमारी, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गई। showing maximum combinations of consumption between two goods, ये हम जानते हैं। between two goods, दो गुड्स हैं, ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स हैं, और इनके बीच में मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस जो हैं वो प्रेजेंट हो रहे हैं। कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं भाई? मान लीजिए कंज्यूमर ने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करा, पॉइंट ए, अरे पॉइंट ए सेलेक्ट करा, पॉइंट ये क्या बता रहा है? पॉइंट ए कि मैं भाई 5 ऑरेंजेस खा सकता हूं और एक आपका क्या नाम है, एप्पल खा सकता हूं। एक ये कॉम्बिनेशन आ गया। अरे ये पसंद नहीं आया, ये पसंद नहीं आया, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, बी सेलेक्ट कर लेते हैं। बी कह रहा है कि 3 ऑरेंजेस और 2 एप्पल, ये कॉम्बिनेशन आ गया। और भी कुछ है कि हाँ ये भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। सी कह रहा है 2 ऑरेंजेस और आपका 3 एप्पल्स, राइट? तो जैसे ए सेलेक्ट करा, जैसे बी सेलेक्ट करा, जैसे डी सेलेक्ट करा या ई सेलेक्ट करा, ई एफ जी ना जाने कितने पॉइंट्स, अनलिमिटेड पॉइंट्स आप जो है अपने इंडिफरेंस कर्व पर सेलेक्ट कर सकते हो। और हर पॉइंट, हर एक कॉम्बिनेशन आपको आपके कंजम्पशन के पैटर्न के बारे में बताएगा कि आप किस तरीके से कंजम्पशन कर सकते हैं, राइट? एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है? ये वाला वर्ड कि प्रोवाइडिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप जितने भी ज्यादा एप्पल खा लो, कम ऑरेंज खा लो, या ऑरेंज ज्यादा खा लो, एप्पल कम खा लो, अपनी क्वांटिटी वेरी कर लो, इट्स ओके। लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एट द एंड ऑफ द कंजम्पशन, आपकी मिटेगी तो भूख ही ना। जो भी आपकी एक तरह से रिक्वायरमेंट थी अपना कंजम्पशन करने की, अपनी हंगर को मिटाने की, आफ्टर ऑल एंड वही होगा, कंजम्पशन वहीं पर निकल कर आएगा। तो इसीलिए जो मेन चीजें हैं हम इंडिफरेंस कर्व की वो समझ जाते हैं कि एक तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, दैट्स अ बेसिक थिंग। दो कमोडिटी रहेंगी, उन दो कमोडिटी के बीच में रहेगा मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस ऑफ कंजम्पशन जो प्रेजेंट होंगे। जितने मर्जी सेलेक्ट कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने मर्जी करने कर लो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक इंडिफरेंस कर्व जो आपने सेलेक्ट करा है, आप ए सेलेक्ट करो, ई सेलेक्ट करो, सी सेलेक्ट करो, कुछ भी सेलेक्ट करो, आपका मिलने वाला सेटिस्फेक्शन एक इंडिफरेंस कर्व पर हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इज दैट क्लियर? क्या अभी तक इंडिफरेंस कर्व का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज लिख दीजिए कि सर यस सर क्लियर। कोई भी क्वेश्चन बेसिक डेफिनेशन से, हमने डेफिनेशन का जो कंटेंट है, मीनिंग है इंडिफरेंस कर्व की भी, वो समझिए। क्लियर दोस्तों? ओके, अच्छा। उसके आगे जब मैं बढ़ता हूं तो हाँ, हर जगह वही कहानी है कि कुछ ना कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। जैसे हमने अब जैसे हमने कंटेंट देखा, पिछले वाले चैप्टर की बात करता हूं मैं, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे थे तो मार्जिनल यूटिलिटी के साथ हमने एक वर्ड लिखा डिमिनिशिंग, और लॉ ऑफ डीएमयू हमने डिस्कस करा। लॉ ऑफ डीएमयू डिस्कस करा, एमयू लगातार कम होती है, सब कुछ उसके बारे में पढ़ लिया। फिर उसमें कुछ कंडीशंस डाल दी हमने, ठीक है? ठीक है, अगर हम ध्यान दें वहां पर हमने कुछ ना कुछ जो एजम्पशंस है वो डाल दी कि ये होगा तभी आपका एमयू एप्लीकेबल है। एग्जैक्टली सेम मैनर में, ठीक है, आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी भी कुछ एजम्पशंस होती हैं, ठीक है, उसकी भी कुछ एजम्पशंस होती हैं। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार डिफाइन कर देता हूं, राकेश ने बोला है। दोस्त यहां पे अगर हम देखें, अपने कंजम्पशन को पूरा करने के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। उन कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफ पर प्रेजेंट करते हैं तो वो इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, दो कमोडिटी तो है हमारी, दो चीजें क्या याद रखनी है? मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, और हर कॉम्बिनेशन पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा दोस्तों। क्लियर? ओके राकेश, आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एजम्पशन की तरफ आते हैं। अब इसमें एजम्पशन क्या क्या पॉसिबल है? पॉसिबल मतलब क्या क्या एजम्पशंस होती हैं? पहली एजम्पशन की अगर मैं बात करूं, हम ये मानकर इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं कि हमें फुल नॉलेज अबाउट टेस्ट
एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर है। फुल नॉलेज अबाउट टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर है। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन, बेसिक सी एजम्पशन दोस्तों इंडिफरेंस कर्व की आती है। ठीक है ना, एक नॉर्मल सा कंटेंट यहां पे निकल के आता है। क्या निकल के आता है कि यार आप जब एक एनालिसिस कर रहे हो, एक पूरा डायग्राम टेबल बना रहे हो इंडिफरेंस कर्व का, तो आप आंख बंद करके बिना नॉलेज के, बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना कंजम्पशन पैटर्न को पहचाने इंडिफरेंस कर्व नहीं ड्रॉ कर सकते। तो जब हम ये इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, वी नो कि जो हमारा कंज्यूमर है उसके बारे में हम पूरी नॉलेज रख रहे हैं। उसको कोई कमोडिटी कितनी पसंद है, कौन कौन सी वो कंजम्पशन करता है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कंजम्पशन कब बढ़ाता है, कब कम करता है। तो इसीलिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस की जो नॉलेज है वो उसको पूरी है। क्लियर? दूसरा, सेम ऐसे ही जो अगली एजम्पशन हमारी आती है वो आती है रैशनल कंज्यूमर। और ये तो रहेगा दोस्तों, ये रैशनल कंज्यूमर वाला बिहेवियर जब हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इंडिफरेंस कर्व में ही नहीं, हमारा यूनिट का नंबर, हमारा यूनिट का जो क्या नाम है, आपका हेडिंग है वो क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो जब आप एक कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करोगे तो एज अ कंज्यूमर, हर कंज्यूमर का यही तो टारगेट रहता है कि जो अपनी इनकम है उससे हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर पाए। उसको टारगेट उसका यही होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। वो कंज्यूमर कौन? रैशनल कंज्यूमर। वो हमने जो अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या नाम है, ये आपका यूटिलिटी में, वो गोलगप्पे वाला। तो गोलगप्पे में क्या था कि एक जगह 20 रुपए के, जो 50 रुपए के, दोनों का टेस्ट क्वालिटी बिल्कुल सेम है, स्वाद एकदम बढ़िया है ना? तो आप कहां पर जाना पसंद करोगे, कौन से कंज्यूमर पे जाना पसंद करोगे? सर 20 है, 50 है और क्वालिटी सेम है तो हम 20 पे ही जाएंगे। तो जब 20 पे जाओगे तो आप कौन हो? आप रैशनल कंज्यूमर हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल के आती है। उसके बाद यूटिलिटी, यूटिलिटी बाय ऑर्डिनल प्रेफरेंस। यूटिलिटी बाय ऑर्डिनल प्रेफरेंस, ये एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन दोस्तों मालूम होनी चाहिए। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए रैशनल देख ले, हाँ जी बिल्कुल देखे पहले, हाँ जी बिल्कुल देखा जाएगा। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट, के वो क्या अपने कंजम्पशन पैटर्न में लेकर आ रहा है। टेस्ट का मतलब नहीं कि उसको टेस्टी लग रहा है, ठीक है। प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं कि नहीं मुझे जिद पे यही खाना है। उसके लाइफस्टाइल, उसके बेसिक बिहेवियर से वो क्या कंज्यूम करना पसंद करता है। जैसे वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है ना। एक वेजिटेरियन आदमी है तो ऑब्वियसली जब मैं उसकी स्टडी करूंगा तो नॉनवेज को नहीं रखूंगा ना। अगर नॉनवेज रखूंगा तो इंडिफरेंस कर्व नहीं बन पाएगा। सो दैट इज अ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। उसको पसंद ही है वही चीज, उसके हिसाब से एनालिसिस हम नहीं कर रहे। ठीक है, अभी आते हैं बच्चे इनकम पे भी आते हैं। यूटिलिटी बाय ऑर्डिनल प्रेफरेंस, ये आ गया। हाँ, इसका मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता था, देखो यूटिलिटी जो वर्ड है ना, यूटिलिटी जो वर्ड है वो दोनों जगह आएगा। यूटिलिटी जब हमने पहले कार्डिनल पढ़ा तब भी आएगा, और जब ऑर्डिनल हम पढ़ रहे हैं तब भी आएगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? यूटिलिटी का कार्डिनल में ऑर्डिनल में क्या डिफरेंस निकल के आता है? तो दोस्तों डिफरेंस ये निकल कर आता है, जब हमने लास्ट कंटेंट में, लास्ट चैप्टर में कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को पढ़ा, यूटिलिटी को पढ़ा, तो वहां पर हम यूटिलिटी कैसे मेजर करते थे? एक गिलास पानी पिया 10 यूटिलिटी, एक चपाती खाई 20 यूटिलिटी, राइट? वी आर मेजरिंग यूटिलिटी इन नंबर्स, और उसको हम कार्डिनल नंबर्स का नाम देते हैं। लेकिन ऑर्डिनल में यहां पर ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनल यूटिलिटी बाय ऑर्डिनल प्रेफरेंस का मतलब है कि यहां पर हमारे पास नंबर्स की बजाय, सेटिस्फेक्शन मेजर करने की बजाय कॉम्बिनेशंस होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्बिनेशंस होते हैं दोनों कमोडिटी के बीच में। और उस कमोडिटी में से कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किस पर कंजम्पशन करना चाहिए, वो हम सेलेक्ट करते हैं। यहां पर सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं किया जाता है, मापा नहीं जाता है, ये हम ध्यान रखेंगे। और ये वाला जो कंसेप्ट है यूटिलिटी बाय ऑर्डिनल प्रेफरेंस, इसको ध्यान में रखिएगा। ये अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो संभाल के रखना दिमाग में, ये क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, रिकॉल करते रहना। क्यों? यही कंसेप्ट हमारा सबसे ज्यादा, जब हम इंडिफरेंस कर्व डिटरमाइन, सॉरी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करेंगे इंडिफरेंस कर्व से, तब सबसे ज्यादा यही आपका इस्तेमाल होना हो, या, हो, हो, होता जाएगा।
यस, ऑर्डिनल बाय रैंक ऑफ प्रोडक्ट। तो वो रैंक कैसे दोगे? वो जो रैंक है वो कैसे दी जाएगी, है ना? मैंने बोला ना, चलो यहाँ पे लिख ही लो, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख ही लीजिए, रैंक्स के बेस पर कैसे, रैंक कैसे दी जाएगी। तो वो ही है, वो ही हमारा इस चैप्टर का जो निचोड़ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन है, वो इसी पर बेस्ड है, राइट? और यस, ऑब्वियसली दो अप्रोच हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दो एजम्पशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। मैं उसमें से जो मेन है वो लिख देता हूं। वो है हमारा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक इंडिफरेंस कर्व पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो आपका सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, एक बच्चे का यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि सर इनकम, क्योंकि ऊपर एक बोला एक बच्चे ने, निखिल ने, कि सर इनकम जो है वो हमारी लिमिटेड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मैं ये समझ सकता हूं, और ये इसकी एग्जम्पशन होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इनकम का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इनकम को प्रेजेंट करने के लिए बजट लाइन होती है, तो इनकम का, प्राइस का, इंडिफरेंस कर्व से कोई लेना देना नहीं होता, राइट? एक चीज याद रखनी है हमें। ओके, तो नीचे वाले बच्चे का क्लियर हो जाएगा। इसमें तो दो कमोडिटी होनी चाहिए हमेशा, एग्जैक्टली exactly। हम सिंगल कमोडिटी आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में नहीं निकलता है, सिंगल कमोडिटी हम यूटिलिटी या कार्डिनल अप्रोच से निकालते हैं। यहां पर हमारी दो कमोडिटी होनी चाहिए। क्लियर? ओके, तो अभी तक के कंटेंट में दोस्तों हमने इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग समझी, इंडिफरेंस कर्व का कर्व और टेबल समझा, और उसके एजम्पशंस हमने देखे। यहां तक कोई डाउट है कि नहीं, जरा मुझे ये बता दीजिए। उसके बाद हम आगे अपनी मेन हेडिंग पर चलते हैं, और वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सिंगल कमोडिटी, हाँ बच्चे, नहीं है, सिंगल कमोडिटी इसमें नहीं होता है, ठीक है? ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और ये दोस्तों इस पूरे कंज्यूमर बिहेवियर यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं बात कर रहा हूं पूरे का, तो मतलब यूटिलिटी भी, यूटिलिटी अप्रोच भी, कार्डिनल अप्रोच भी, और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी, इवन बाकी कंज्यूमर बिहेवियर में डिमांड सप्लाई जब हम पढ़ते हैं, तो ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है सर। और अगर मल्टीपल कमोडिटी हो तो मल्टीपल कमोडिटी की डिटर्मिनेशन दोस्तों इंडिफरेंस कर्व पे नहीं निकलती है, सिर्फ दो कमोडिटी की निकलेगी, इतना याद रखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, चलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमें पढ़नी है, कई सारी, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आगे भी है, आगे भी है। लेकिन दोस्तों इस कंटेंट को शुरू करने से पहले, इस कंटेंट को शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो कंटेंट है वो बताना चाहता हूं, और वो है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अगर आपको इंडिफरेंस कर्व में, इंडिफरेंस कर्व के इस कंटेंट में मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब पता है, क्लियर, तो ऑब्वियसली आप ध्यान रखिएगा, आप आसानी से इसकी प्रॉपर्टीज, इसका इंडिफरेंस कर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी नो अबाउट द मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है। आइए तो पहले समझते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ओके, तो आजकल दोस्तों अगर हम देखें, आजकल के समय की, इस हफ्ते की बात करें, तो चॉकलेट का मौसम चल रहा है ना? चॉकलेट खानी आजकल सभी को पसंद है, और किसी चीज की तरफ हम देख ही नहीं रहे हैं। तो आइए थोड़ा खाने पीने की बात कर लेते हैं इस चॉकलेट भरे मौसम में, ठीक है? अब अगर हम देखें बच्चे, जो भी आपका टेक्निकल या सब्जेक्टिव कंटेंट है, अगर उससे रिलेटेड आप कुछ भी क्वेरी पूछना चाहते हैं, तो एक बार सीओसी टेक्निकल टीम से आप संपर्क करें। यहाँ पे अगर आप कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? बाकी मैं आयुष को बता देता हूं, ठीक है? तो यहाँ पे आयुष पूरा सेम पैटर्न है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? चलिए कंटेंट की तरफ बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट खाना पीना, ठीक है? चॉकलेट, चॉकलेट। तो मान लीजिए आपको भूख लगी है, नहीं भूख लगी छोड़ो, भूख लगे वाला ऑप्शन ही नहीं है। आप हो, मेरे सामने आए, मिलने आए आप सारे के सारे मुझसे, आपने कहा सर कुछ खिलाइए, ठीक है? आपने कहा कुछ खिलाइए। अब मैं, ठीक है भाई क्या खाओगे बताओ, तो आपने कहा सर चॉकलेट वॉकलेट खिला दो, तो मैंने कहा ठीक है खा लो चॉकलेट, कौन सी खानी है? आपने बोला सर एक तो डेयरी मिल्क का ऑप्शन है हमारे पास, है ना? डेयरी मिल्क, क्लियर। अब तुम सारे के सारे चॉकलेट के क्या नाम है, भूखे हो, चॉकलेट के पीछे भागते रहते हो। तुम्हें क्या पता मोतीचूर के लड्डू कितने बढ़िया होते हैं, तुम्हें क्या पता, है ना? तुम चॉकलेट के दीवाने, स्पेशली आजकल। तो दो ऑप्शन हमारे सामने आ गए, एक डेयरी मिल्क आ गया, एक लड्डू आ गया। मैंने कहा भाई दो ऑप्शन है, बताओ तुम्हें क्या खाना है, क्लियर? डेयरी मिल्क खानी है कि लड्डू खाने हैं? ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको ऑप्शंस देने स्टार्ट करे।
मैंने कहा आपके पास है ऑप्शन फॉर सिलेक्शन वन, ऑप्शन फॉर सिलेक्शन वन। ऑप्शन वन में मतलब ऑप्शन वन इसके में से आप इन दोनों में से आप कुछ कलेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ए सेलेक्ट करते हो तो आपको 5 डेयरी मिल्क मिलेंगी और 5 ही लड्डू खाने को मिलेंगे। अगर आप बी सेलेक्ट करते हो तो आपको 5 डेयरी मिल्क मिलेंगी और 6 लड्डू खाने को मिलेंगे। क्लियर? सर आप सबकी वजह से मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया। अरे वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आयुष, ठीक है। आपके मार्क्स जितने भी आए मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे आए होंगे। तो मेरा गिफ्ट भेजो चॉकलेट। अरे चॉकलेट की लड्डुओं की बात चल रही है तो बस बता देना मैं कहां आऊं लेने, ठीक है। और ये सब जो बैठे हैं ना यहाँ पे, इनको भी पार्टी देनी पड़ेगी कि तुमने आके यहाँ पे लिख दिया कि मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया। तो इनको देख लेना, बाकी मुझे बता देना कहां आना है। क्लियर? चलिए तो भाई आयुष शर्मा जी की खुशी में हम पार्टी भी मना रहे हैं। डेयरी मिल्क मैंने आपको बोला, ध्यान देंगे दोस्तों, 246 इट अ गुड परसेंटेज, डेफिनेटली गुड परसेंटेज। हाँ जी ध्यान देंगे। मैंने आपसे बोला देखो भाई तुम्हारी मर्जी है, ए सेलेक्ट करोगे तो 5 डेयरी मिल्क 5 लड्डू दूंगा, बी सेलेक्ट करोगे तो 5 डेयरी मिल्क और 6 लड्डू दूंगा। बताओ जल्दी फटाफट से, बताओ जल्दी फटाफट से आप लोग के ए सेलेक्ट करोगे बी सेलेक्ट करोगे, बताइए आप सभी से सवाल। पहले बच्चे की प्रतिक्रिया है सर बी, दूसरा बी, ठीक है। दोनों में से कौन सा, ए या बी, कौन सा खाना पसंद करोगे? बी का पलड़ा भारी है, बी की तरफ जो बच्चे हैं वो जीत रहे हैं। जस्सी भी कह रहा है सर बी। सर कैसा सवाल पूछ रहे हो सर? आप यहाँ पे सेम डेयरी मिल्क दे रहे हो, ठीक है। लड्डू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो डेफिनेटली हमें ज्यादा खाने को, हमारे लिए ज्यादा कमोडिटी हमें कहां मिलेंगी? एग्जैक्टली हमें यहां मिलेंगी। तो आप आंख बंद करके इसको सेलेक्ट कर लोगे कि बी मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, दिस इज माय फ्रेंड मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। इसको बोला जाता है मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। इस चीज को क्या बोला जाता है? मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। जब एक कंज्यूमर को एक बंडल से, बंडल बोले तो बी बंडल ए बंडल, एक बंडल से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ज्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? सर जब हमने डेयरी मिल्क को कंपेयर करा तो वो सेम था, लड्डू ज्यादा थे, तो ऑब्वियसली खाने को ज्यादा यही मिलेगा, इसी को खा लेते हैं, ठीक है। सो बी इज एन ऑप्शन और इसको बोला जाता है मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। क्या बोला जाता है? मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। एक और डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन 2 आता है आपके सामने। मैं कहता हूं कि इसमें भी 2 बंडल हैं, इन 2 बंडल में से जो सेलेक्ट करोगे वो आपको मिल जाएगा। सी बंडल में ओके, क्या नाम है आपका, इधर आ गया 5 और 5 लड्डू। डी में 6 डेयरी मिल्क और 6 लड्डू। बताओ जल्दी से, सी सेलेक्ट करोगे कि डी सेलेक्ट करोगे? मैंने बोला अगर आप सी सेलेक्ट करते हो तो 5 डेयरी मिल्क 5 लड्डू, और अगर डी सेलेक्ट करते हो तो 6 डेयरी मिल्क और 6 लड्डू। क्या खाओगे? कौन सा खाना पसंद करोगे? जस्सी ने फटाफट बोला सर ऑब्वियसली डी। डी, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट भी कह रहा सर डी। दोनों कमोडिटी मुझे ज्यादा मिल रही है, दोनों कमोडिटी मुझे ज्यादा मिल रही है, ठीक है। सब बच्चे कह रहे हैं आपका डी आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डी सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। डी को बोला जाएगा, अगेन डी इज नोन एज व्हाट? मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। इसे क्या बोला जाएगा? मोनोटॉनिक, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। बंडल का मतलब होता है बच्चे ग्रुप। जैसे 5 5 तो ये एक बंडल हो गया, 5 5 हम खा सकते हैं, 5 6 खा सकते हैं, तो ये एक बंडल हो गया, ठीक है। जो आपका कंजम्पशन का एक थाली जो सज के आएगी, उस थाली में क्या, वो थाली क्या, वो बंडल है। क्लियर? ओके, यहां तक क्लियर है। अच्छा अगला ऑप्शन सुन लो, अगला ऑप्शन सुन लो। मैंने बोला अब बताना जरा सोच समझ के, तीसरे वाले में है मजा। ऑप्शन 3 कह रहा है, ऑप्शन 3 कह रहा है ई एफ, 5 डेयरी मिल्क 5 लड्डू, या फिर 4 डेयरी मिल्क और 7 लड्डू। बताइए। हाँ जी, बंडल में इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर हम बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज देखें, अदरवाइज जो ग्रुप ऑफ कंजम्पशन है, एक साथ हमें कितना खाने को मिलेगा। अब बताओ जरा ऑप्शन 3 में बताओ, ई सेलेक्ट करोगे कि एफ सेलेक्ट करोगे? ई कॉम्बिनेशन और एफ कॉम्बिनेशन।
यहां पर एक बच्चा कह रहा है एफ, कह रहा है कि सर एफ सेलेक्ट करेंगे, बीच में एक ई वाला भी आया था, बाकी मोस्टली जो है श्रेया जो है वो कह रहे हैं ई, बाकी सबकी जो प्रतिक्रिया है वो कह रहे हैं कि सर हम एफ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूं, जितने भी स्टूडेंट्स, मैं श्रेया वाला ऑप्शन जो है ई उसको भी थोड़ा साइड करता हूं समझाने के लिए, एफ वालों के लॉजिक पर आता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है जो एफ वाले, जिन्होंने यहाँ पे एफ ऑप्शन को सेलेक्ट करा है, वो इसीलिए करा होगा कि सर अगर मैं 5+5 कर रहा हूं तो इक्वल्स टू 10 आ रहा है, मुझे 10 कमोडिटी खाने को मिलेंगी, और यहाँ पे 4+7 को अगर मैं जोड़ देता हूं तो 11 आ रहा है। क्लियर? तो नतीजा बिल्कुल यही है कि 11 खाने को मिल रही है, तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। तो यस सर और नो सर, यस सर या नो सर, यही लॉजिक होगा, है ना? यही कॉन्सेप्ट बना होगा, यही चीज आपने अप्लाई करी होगी। दोनों नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, ज्यादा है, तो सीधी सी बात है इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर? टीयू ज्यादा है, टीयू ज्यादा बोलो या जो भी बोलो, टीयू टीयू मत लेकर आओ, मतलब यूनिट्स नंबर है हमारी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दो दोस्तों, इस वाले केस में ना ऑप्शन थ्री मोनोटोनिक प्रेफरेंस के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहां पर हम सेटिस्फेक्शन मेजर कर ही नहीं सकते, ई में ज्यादा है या एफ में ज्यादा है। मैं दोनों की दुविधा दूर कर देता हूं। अगर आपने 4+7 जोड़ा तो इक्वल टू 11, ठीक है, आप बोल रहे हो सर कम्युनिटी ज्यादा है तो इसी में सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अब ध्यान दो दोस्तों, यहां पर एक चॉकलेट कम हो गई, यहां पर 2 लड्डू बढ़ गए, एक चॉकलेट के बदले 2 लड्डू, अरे ये बेटर डील है, आपने इसीलिए आंसर बोला। लेकिन ये चॉकलेट कौन सी है, ये है आपकी डेयरी मिल्क की बबल, है ना, जो बड़ी वाली है, इतनी बड़ी चॉकलेट है। और ये जो लड्डू का साइज है वो इतना इतना सा, छोटा छोटा सा है। एक चॉकलेट इतनी बड़ी आपकी कम हो गई, राइट, और बदले में आपको छोटे छोटे 2 लड्डू मिले। अब बताओ, अब बताओ ई और एफ में से कौन सा बढ़िया है? अब बताओ, पहले तो चलो आपने बोल दिया कमोडिटी ज्यादा है, हम मानते हैं, लेकिन मैंने अब आपको पूरा क्लासिफाई कर दिया कि एक चॉकलेट 5 से 4 इतनी बड़े वाली कम हुई है, और लड्डू मिले हैं बदले में इतने इतने छोटे छोटे 2। अब बोलो कौन सा प्रेफर करोगे? अब हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, अब बताओ कौन सा मैं प्रेफर करोगे? अब आप कहोगे सर फिर तो चॉकलेट का साइज आपने ये बता दिया, फिर तो ये ई वाला ही बढ़िया था, लड्डू छोटे छोटे उनकी इतनी वैल्यू ही नहीं है कोई। क्लियर? तो ऑब्वियसली यहां पर अगर हम देखें इस सिचुएशन में, जो प्रेफरेंस है ना वो हम मेजर नहीं कर सकते, प्रेफरेंस हम मेजर नहीं कर सकते कि कौन सी कमोडिटी से कितना मिलने की संभावना है। तो इसीलिए इस वाले केस में मोनोटोनिक प्रेफरेंस मेजर नहीं हो सकता। और यकीनन अब मैं बोलूं तो ई है, ई क्यों है, वही के सर आपने क्लासिफाई करा दोनों गुड्स को, पूरा का पूरा बताया, तब पता चल रहा है। राइट, समझ आई बात के नहीं आई, लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, यही लॉजिक इसके सामने निकल के आता है। तो दोस्तों सीधी सी बात ये है, इसमें मोनोटोनिक प्रेफरेंस नहीं निकल सकता। यहां पर आपने मोनोटोनिक प्रेफरेंस निकाला, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है प्रेफरेंस मैं ये वाला बंडल सेलेक्ट करूंगा, प्रेफरेंस मैं ये वाला खाऊंगा। कब खाओगे, कब कब ये बिल्कुल एकदम से डिसाइड कर पाओगे कि ये वाला खाना है? तब जब या तो दोनों की ही कमोडिटी ज्यादा है, जब दोनों की कमोडिटी ज्यादा बिल्कुल साफ है, अरे मुझे इस वाले कॉम्बिनेशन में दोनों ही ज्यादा खाने को मिल रही हैं, तो यही बढ़िया है, इसी को सेलेक्ट करो। दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस, दैट इज व्हाट मोनोटोनिक प्रेफरेंस। या फिर एक सेम है, बंडल में, बंडल ऑफ चॉइस में एक सेम है, एक तो बिल्कुल सेम है, और दूसरे वाली की एक या उससे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट से वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फिर इसको सेलेक्ट करोगे। तो जहां पर अब समझ जाइएगा, समझ जाइएगा, एटलीस्ट वन इज सेम एंड अनदर इज हायर, एटलीस्ट दोनों हायर है तो फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, बट एटलीस्ट वन इज सेम एंड अनदर इज हायर, दैट इज दी मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जहां पे हमें कंजम्पशन हमारी यूटिलिटी के हिसाब से, हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से ज्यादा कंज्यूम करने को मिलता है दोस्तों। इज दैट क्लियर? क्या ये चीज आप लोगों को समझ आ गई? क्या ये कंसेप्ट मोनोटोनिक प्रेफरेंस का बिल्कुल क्लियर है मेरे मित्रों? क्या दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया? वही चीज
वही चीज हमने यहाँ पे डेफिनेशन में अपनी लिखी हुई है, वही कंसेप्ट हमारा डेफिनेशन में यहाँ पर आ रहा है। क्या बता रहा है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस इज दैट सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर प्रेफर दैट बंडल फॉर कंजम्पशन which has at least same units of or same units of one commodity and more for another एंड मोर फॉर अनदर। दोनों ही ज्यादा हैं, दोनों ही ज्यादा हैं, बहुत बढ़िया। फिर तो कंफ्यूजन ही नहीं है सर, हम तो वही थाली जो है वही ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर सेम का चक्कर भी आ रहा है तो सेम में एक सेम हो, और एक सेम है तो मतलब सेटिस्फेक्शन सेम है, और दूसरी तरफ जो एक ज्यादा होगा उसका कंजम्पशन होगा ही होगा। ओके जी, ओके, ये हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंस का जो मीनिंग है दोस्तों वो क्लियर करा, और अब इसी का इस्तेमाल हम आगे अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ने में करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो इंडिफरेंस कर्व की है, दैट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और ये क्या कहता है? हायर द लेवल ऑफ आईसी, मतलब हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। यहां पर जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ऊंचा सेटिस्फेक्शन भी होगा। क्या है, आइए समझते हैं इन डिटेल। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने यहां पर एक इंडिफरेंस कर्व बनाया x0y, आप चाहे तो साथ साथ नोट कर सकते हैं। मैं वही एग्जांपल अपना लेके चल रहा हूं। यहाँ पे मैंने एप्पल्स को एज्यूम कर लिया, और इधर हमारे ऑरेंजेस आ गए। आप चाहे तो कोई और, जैसे डेयरी मिल्क लड्डू, कुछ भी लिख सकते हो जो आप अपना एजम्पशन लेना चाहते हो। यहां पे मैंने वैल्यूज लिखी, ठीक है, 2 एप्पल्स, 4 एप्पल्स, 5 एप्पल्स, ओ सॉरी 6 एप्पल्स, दो दो का गैप लेना है, 8, 10, 12, ठीक है, लिया गैप, दो दो का लेना, आप जो लेना चाहो ले सकते हो, बस कांस्टेंट लेना। 5, 10, 15, 20, 25। क्लियर? हमने यहां पर दो इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करे, दैट इज इंडिफरेंस कर्व 1, दैट इज इंडिफरेंस कर्व 2, ठीक है, IC1 IC2 विजिबल है ना दोस्तों? ज्यादा छोटा तो नहीं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, हालांकि जगह नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया आपका इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2। अब क्योंकि सर हमने हेडिंग ऑलरेडी पढ़ ली है, हेडिंग का लॉजिक हमें ऑलरेडी पता है, तो हेडिंग के हिसाब से IC1 और IC2, इन दोनों में से IC2 ज्यादा दूर है, तो IC2 पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, ये मालूम है हमें। लेकिन कैसे, जरा उसको प्रूफ कर लेते हैं ना, रीजन कि किस तरीके से हमने डिसाइड करा कि IC2 पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। आइए उसको जरा समझते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। मान लीजिए आपने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, पॉइंट ए, ठीक है, और ये उसके बाद एक पॉइंट सेलेक्ट करा बिल्कुल उसके हॉरिजॉन्टल बी। हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करोगे तो प्रूफ आसानी से हो जाएगा। ए पॉइंट पर अगर हम देखें तो 6 एप्पल आ गए हमारे, और ये 5 और 10 के बीच में आ रहा है, तो मैं इसको तकरीबन 8 मान रहा हूं, ठीक है। बी पर अगर हम देखें तो हमारे 6 एप्पल आ गए, और तकरीबन 15 हमारे ऑरेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। क्लियर? अब ध्यान देंगे जरा, मैं टेबल बना रहा हूं, इसके हिसाब से मैंने टेबल यहां पे बनाई। अगर मैं ये मैंने यहां पे लिखा एप्पल और ऑरेंजेस, कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी। कॉम्बिनेशन ए की बात करते हैं तो 6 एप्पल और 6 एप्पल और 8 ऑरेंजेस, 6 और 8। बी सेलेक्ट करें तो 6 एप्पल और 15 ऑरेंजेस। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आपके पास कंजम्पशन के लिए दो ऑप्शन आए, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। आप ऑप्शन ए सेलेक्ट करते हो तो 6 एप्पल और 8 ऑरेंजेस आपको मिलेंगे। अगर आप बी सेलेक्ट करते हो तो 6 एप्पल और 15 ऑरेंजेस आपको मिलेंगे। आप इन दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे, ये आपको बताना है। मैं कंजम्पशन के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ए को सेलेक्ट करूं या बी को सेलेक्ट करूं, ये आपको दोनों में से चुनाव करके बताना है। रुझान आने लग गए हैं। पहला बच्चा कह रहा है कि सर ऑब्वियसली बी सेलेक्ट करेंगे। एसपीडीजी कह रहे हैं कि सर बी ही सेलेक्ट करा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी एग्जैक्टली हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंस का जो लॉजिक है वो समझा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस में यही चीज थी कि दो यूनिट अगर हमारी सेम है और दूसरी तरफ एक का बंडल में साइज ज्यादा है, तो वही वाला सेलेक्ट करा जाएगा। बिल्कुल सभी यही कह रहे हैं, भी आनंद भी कह रहे हैं, निखिल भी कह रहे हैं, सौरभ भी यही कह रहे हैं, शाहिद भी यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि सर बी ही सेलेक्ट करा जाएगा ऑब्वियसली। और मेन चीज वाई बी जरा ये तो बताओ, वाई यू सेलेक्ट बी, बी क्यों सेलेक्ट करा? तो आंसर साफ है सर, ड्यू टू
ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस एज अ रैशनल कंज्यूमर, एज अ रैशनल बिहेवियर, आप ऑब्वियसली जो आपका बी है उसी को सेलेक्ट करोगे, क्योंकि वहां पे आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल सभी का आंसर सही, यहाँ पे बी सब सही सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसका रीजन भी मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन लिखा देता हूं। ड्यू टू, हाँ आगे इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस कॉमा एज अ रैशनल बिहेवियर, as a rational behavior of consumer, option B is opted, option B is opted, ऑप्शन बी को सेलेक्ट करा जाएगा। हायर आईसी shows higher number of units, therefore it provides higher satisfaction। ठीक है, दो लाइन में हमने जो पूरा निचोड़ है उसको बता दिया। हमने बता दिया कि यहां पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, हमने ये भी बता दिया कि जो रैशनल बिहेवियर है उसने हमारी मदद करी है इस चीज को बताने के लिए। एंड ऑब्वियसली जब आईसी हायर था तो हायर नंबर ऑफ यूनिट्स हमें मिलेंगी, तो कंज्यूमर उसी को सेलेक्ट करेगा और उसको हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्लियर? ये मेन चीज है जो हमारी प्रॉपर्टी वन में कंक्लूड करती हैं सारी बातें, कि जितना दूर इंडिफरेंस कर्व होगा, जितना दूर इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ही नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा होंगी और मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से उसी को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आनंद कह रहे हैं सर ऑप्शन 3 दिया था आपने पहले, वो उसमें दोनों। आनंद कह रहे हैं अगर 6 की वजह 5 होता तो, हाँ बच्चे अगर देखो 6 की जगह 5 होता, आनंद का सवाल बिल्कुल जायज है कि सर आपने दोनों 6-6 कर दिए, 5 लेते तो यकीनन हम यहां पर दोनों को एनालाइज नहीं कर पाते। अगर मैं एक जगह 5 ले लूं, यहां पे 5 ले लेता हूं, हम एनालाइज नहीं कर पाते। लेकिन हमें एनालाइज नहीं नहीं करना, हमें एनालाइज करना है, इसीलिए कॉम्बिनेशन वो लिए गए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने डायग्राम नोट कर लिया, तो मैं अब यहां पे थोड़ा सा इसमें ऑपरेशन सा कर लेता हूं। आपने ए और बी सेलेक्ट करे जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, आप एक यहां सेलेक्ट करो, एक यहां सेलेक्ट करो, या फिर आप यहां सेलेक्ट करो, एक यहां सेलेक्ट करो, तब आप सेटिस्फेक्शन मेजर नहीं कर पाएंगे। और आपको नहीं की तरफ नहीं, आपको प्रूफ की तरफ जाना है। तो प्रूफ के लिए बेटर ये है, आपको वो केस स्टडी, आपको वो सिचुएशन सेलेक्ट करनी है जो आपको एनालिसिस करके दे, ना कि आप उससे दूर भागो। राइट? ये चीज याद रखिएगा आनंद। ओके निखिल क्लैरिफाई करिए डाउट को, इस तरह से बंडल 3 IC1 क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ये चीज क्लियर है, प्रॉपर्टी 1 इज क्लियर, प्रॉपर्टी 1 से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। ये आपका दो अलग सिचुएशन है, हाँ इसको समझ, अरे पहले छोटा करो, ये बाहर जा रहा है। ठीक है, इन दो सिचुएशन को अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टी 2 की सिंपल सी वही कहानी जो इकोनॉमिक्स में आधे से ज्यादा कर्व्स की है। क्या? इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, के ऊपर से नीचे की तरफ। सर इसमें भी क्या पता कमोडिटी सेकंड केस में भी ब्रांड है जो फर्स्ट केस में है? नहीं, कमोडिटी सेम है। अभी हमने स्टार्टिंग में जब बोला कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम है, तो कमोडिटी दोनों सेम है दोस्त। कमोडिटी मतलब जो उनकी क्वालिटी है, जब आप 5 ले रहे हो 9 ले रहे हो तो क्वालिटी सेम रहेगी, क्वालिटी चेंज नहीं होगी। यूटिलिटी में नहीं हमने पढ़ा कंटिन्यूअस कंजम्पशन, वो क्या था? प्राइस चेंज ना हो, क्वालिटी सेम ना हो। अभी जो खाया, अभी जो पिया, आगे भी वही खाना पीना है, तो क्वालिटी वगैरह सेम रही, क्वालिटी में वेरिएशन नहीं है। आप एजम्पशंस को तोड़ोगे इस तरीके से अगर आप टर्म्स को डालोगे तो, और फिर इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था स्लोप डाउनवर्ड्स की। अब हम बात करते हैं अपने यूटिलिटी कर्व की, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट टॉपिक में पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व की, डिमांड कर्व की। इसके अलावा आगे चल के जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होते हैं, एआर कर्व होते हैं,
ठीक है, बहुत सारे कर्व हमारे सारे के सारे डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। और डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का क्या रीजन है दोस्तों, ध्यान देंगे, बिल्कुल इजी। और ये चीज आपने अपनी बेसिक क्लास 11th में या 12th में, जिसमें भी आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो, स्टैटिस्टिक्स में हमने एक चैप्टर पढ़ा था कोरिलेशन, राइट। कोरिलेशन को जब हम डायग्राम के थ्रू करते थे या न्यूमेरिकल के थ्रू करते थे, वहां पर आपका दो एग्जांपल होते थे कि या तो कोरिलेशन पॉजिटिव होता था या कोरिलेशन नेगेटिव होता था। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की या पॉजिटिव रिलेशन की, तो कर्व दोस्तों ऐसे बनता है। ये कोई भी कर्व मान लीजिए, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, मतलब पी लाइन लिख रहा हूं, ठीक है। और ऐसे ही अगर कोई भी रिलेशन नेगेटिव होता है तो वो स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। क्लियर? व्हाट इज पॉजिटिव रिलेशन, व्हाट इज स्लोप अपवर्ड, व्हाट इज नेगेटिव रिलेशन, व्हाट इज स्लोप डाउनवर्ड। बिल्कुल सिंपल। ये वाई फैक्टर है, ये एक्स फैक्टर है। अभी हम यहां पर हैं, अगर आप y को बढ़ा दे रहे हो तो आप देख रहे हैं x भी बढ़ जा रहा है, राइट। x बढ़ा y बढ़ा, x कम y कम, दोनों का सेम बिहेवियर, दोनों का सेम बिहेवियर, मतलब पॉजिटिव रिलेशन, मतलब पॉजिटिव रिलेशन। और यहां पर ये y है, ये x है। आपने y को बढ़ाया तो आपने नतीजा क्या देखा, x कम हो गया, मतलब x ज्यादा y कम, x कम y ज्यादा, अपोजिट रिलेशन, अपोजिट बोले तो नेगेटिव रिलेशन। क्लियर? तो नॉर्मली जब हम एक स्पेसिफिक कर्व सिचुएशन की बात करते हैं तो दो ही कर्व होते हैं, दो ही रिलेशन होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जब हम अपने इंडिफरेंस कर्व पर आए, ऊपर बना लिया ना ऑलरेडी, अरे कहां गया, मिट गया, ये रहा। ये बना लिया ना ऑलरेडी। ये क्या बता रहा है, ये नेगेटिव रिलेशन बता रहा है। नेगेटिव रिलेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है? कि भाई सर, अगर आपने जो एग्जांपल लिए, आप कह रहे हो सर हमें एप्पल ज्यादा खाने हैं, तो यकीनन भूख तो उतनी है ना। एप्पल अगर ज्यादा खाने तो ऑरेंज कम करने पड़ेंगे, और ऑरेंज ज्यादा खाने तो एप्पल कम करने पड़ेंगे। आपका मन चॉकलेट ज्यादा खाने का है तो लड्डू कम खाने पड़ेंगे, लड्डू ज्यादा खाओगे तो चॉकलेट कम करनी पड़ेगी। तो ये जो एक्सचेंज है कमोडिटीज के बीच में, ये चलता रहेगा। अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरा कम करना पड़ेगा। ड्यू टू दिस नेगेटिव रिलेशनशिप, ये लिखा भी है हमने यहां पे कि ड्यू टू दिस नेगेटिव रिलेशनशिप, कंजम्पशन बिहेवियर की वजह से हमारा कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स बनता है। तो बिल्कुल सिंपल सी एक्सप्लेनेशन इसकी। इफ इफ वी इंक्रीज द कंजम्पशन of one commodity, consumption of one commodity, then we have to reduce the consumption of another. बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, एक बढ़ेगा एक कम होगा। This negative relation makes indifference curve slope downwards from लेफ्ट टू राइट, L2R। ये सिंपल सी बेसिक सी एक्सप्लेनेशन सैक्रिफाइस एंड गेन। हाँ, ये सैक्रिफाइस एंड गेन जो है ऑब्वियसली ये अभी हम क्या जो आपका रिलेशनशिप है वो अभी करेंगे, वो हम MRS में करेंगे। ठीक है जी, ओके। हेलो नीलेश जी, हाउ आर यू? लेट आए हैं आप क्लास में काफी, ठीक है, बहुत कुछ निकल चुका है शायद। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ओके। अच्छा, आपने प्रॉपर्टी में साफ साफ बोल तो दिया कि इंडिफरेंस कर्व बनाओगे, वो इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स होगा, उसका रिलेशन ये होगा। क्या हमेशा ऐसा ही होगा? क्या आपको हमेशा यही चीज देखने को मिलेगी? अच्छा, इसमें एक चीज और है, एक चीज और है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स होता है, ठीक है, समझ आता है। क्या इंडिफरेंस कर्व की शेप भी हमेशा ऐसी होगी, इस तरीके से स्लोप डाउन? क्या आपका इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन बन सकता है? क्या कर्व में बन सकता है? इस तरीके से बन सकता है? कुछ और शेप हो सकती है क्या?
क्या और कोई शेप बन सकती है बताइए? दो सिचुएशन दोस्तों मैं आपको बना देता हूं। हमने एक है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एक है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमने अभी तक की नॉलेज के हिसाब से अगली प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन। हाँ जी, हमने अभी तक की प्रॉपर्टीज में जो बेसिक बिहेवियर एंड डिफरेंस कर्व का वो समझ लिया, जितना दूर जाएगा सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, नेगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड्स होता है, कर्व की शेप में होता है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे, टू अलग सिचुएशन, टू डिफरेंट सिचुएशन जिसमें इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो बदल सकती है। हमने बोल दिया स्लोप डाउनवर्ड, माफ कीजिएगा, काम खत्म कर दिया। लेकिन क्या इसके अलावा कोई शेप, कोई दूसरी शेप हो सकती है? तो वो दो सिचुएशन है दोस्तों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की या परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट की। पहले परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। ध्यान देंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आप जानते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आप जानते हैं वो, नहीं सॉरी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट छोड़ो, सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं, कौन से बोलो, कौन से गुड्स सब्स्टिट्यूट? सर वो गुड्स हैं जो ऑब्वियसली एक दूसरे के प्लेस पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। ठीक है, हमने चाय की जगह कॉफी पी ली, कोक की जगह पेप्सी पी ली, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ना? है कि नहीं? अब उस परफेक्ट के साथ सॉरी अरे भाई क्या हो रहा है उस सब्स्टिट्यूट के साथ हमने परफेक्ट वर्ड जो है वो लगा दिया। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब बता दो जरा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब बता दो। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि अगर मैं ये मान लो दो दो सेम कमोडिटीज है, ठीक है, ये मैं लग तो नहीं रही, मैं चलो मैं पेन उठा लेता हूँ, पेन है हमारे पास यहाँ पे, दो ऑप्शन उठा लेता हूँ। ये पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, ग्रीन कंपनी ब्लू कंपनी, दो ब्लू कंपनी है पेन की, दोनों पेन बनाती हैं। मैं ग्रीन कंपनी का पेन जो है वो इस्तेमाल करता हूँ फिलहाल, एक उससे लिखता हूँ पढ़ता हूँ जो भी है। अब एक दिन मुझे ग्रीन पेन नहीं मिला, शॉपकीपर ने कहा ब्लू वाला ले जाओ, मैंने कहा ब्लू वाला दे दे, मैंने ब्लू वाला यूज करा, उससे अपनी पढ़ाई लिखाई करी। मैंने कहा अरे ये तो बिल्कुल दोनों सेम ही पेन है। मैं थोड़ा सा मायूस हुआ कि ग्रीन वाला नहीं मिला, पर जब मैंने ब्लू वाला इस्तेमाल करा, ये तो बिल्कुल सेम क्वालिटी का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसी को इस्तेमाल कर लूंगा। सो दीज आर लाइक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जब मेरी यूटिलिटी पर, मेरे सेटिस्फेक्शन पर कोई असर ना पड़े, कोई असर ना पड़े, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सर सीए इंटर का न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? सीए इंटर के लिए रितेश प्लीज आप एक बार सीओसी टेक्निकल टीम से कोऑर्डिनेट करिए, आपको प्रॉपर पूरी अपडेट वहां पर दी जाएगी। ओके, हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे अपना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। ऐसे ही आपके पास गाड़ी है, आपके पास बाइक है और वो पेट्रोल से चलती है। अब पेट्रोल भरवाने के लिए आप गए इंडिफरेंस कब कह रहा हूं, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे आपने गाड़ी रोकी, उसने बोला कि सर पेट्रोल नहीं है, खत्म हो रखा है, लेकिन आपको गाड़ी तो चलानी है। आप दूसरे वाले हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे चले गए, हाँ, और आपका भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे चले गए। अब दोनों में कोई डिफरेंस निकल कर आया आया नहीं, गाड़ी पहले जैसे चल रही थी वैसे चल रही है। ऐसे थोड़ी ना कि इंडियन ऑयल का भरता और आप स्टार्ट करते तो रॉकेट की तरह वो मार्स पे जाके रुकती, ऐसा तो कुछ नहीं था ना, जैसे चलेगी पहले वैसी चल रही थी। तो दीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जब मैं रिपीट कर दूं, जब कंज्यूमर की, हालांकि इसको प्रॉपरली हम डिमांड में मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, लेकिन अभी समझने के लिए, जब प्रॉपरली हम कंज्यूमर कमोडिटीज को कंज्यूम करें और हमारी यूटिलिटी में, हमारे सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज ना आए, तो दोस्तों उसको बोला जाता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। पहले भी ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, अब भी ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन जहां पर यूटिलिटी में थोड़ा बहुत चेंज आता है कि यार वही मिल जाता तो अच्छा रहता, तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते जब यूटिलिटी में चेंज आएगा। जैसे यहाँ पे पूछा एक बच्चे ने कि क्या सर क्या टी और कॉफी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? तो मेरे हिसाब से मतलब ऑब्वियसली आप इसको मना करेंगे नहीं। जो स्वाद चाय का है वो चाय का है, जो कॉफी का है वो कॉफी का है, दोनों अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करती है ना। अब कोई साबुन का एग्जाम्पल ले, साबुन का भी एक बच्चे ने बोला जैसे सर एक लाइफ बॉय और लक्स, ठीक है, नहाना ही है तो ठीक है, दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। लेकिन किसी को है भाई ये पसीना ज्यादा, मतलब जो भी है खुशबू ज्यादा अच्छी है वगैरह वगैरह, तो वो एक, जैसे टूथपेस्ट की बात करें, टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट आर नेवर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। हमें एक का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा असरदार लगता है, वो नहीं मिला, दूसरा लेकर आए, तो वो टेस्ट डेवलप करने में, उसको यूटिलाइज करने में टाइम लग सकता है, क्लियर? तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का अगर मैं अंत करूं तो सबसे बढ़िया एग्जांपल दोस्तों पेट्रोल का बनता है।
पेट्रोल अपना भरवा लो हिंदुस्तान पेट्रोलियम से या इंडियन ऑयल से या अदानी से या अंबानी से, कहीं से भरवा लो, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर जी? ओके, चलो आगे बढ़ते। अब डायग्राम कैसे बनेगा ये तो बता दो। सर डायग्राम बनेगा बिल्कुल सेम, सेम बोले तो एक्स 0 y, इधर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इधर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी दोस्तों, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये कंज्यूम कर लो, इस पर कर लो, किसी भी लेवल पे कर लो। इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आपकी जो इंडिफरेंस कर्व की लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, क्योंकि रीजन बीइंग एक को जितना कॉम्प्रोमाइज करोगे, एक को जितना कॉम्प्रोमाइज करोगे एग्जैक्टली उसी मैनर में आपको दूसरे का बढ़ाना पड़ेगा। तो क्योंकि रेशोज बिल्कुल सेम है, क्योंकि रेशोज बिल्कुल सेम है, ये जितने से कम करा ये उतने से बढ़ा, ये जितने से कम करा ये उतने से बढ़ा, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे दोस्तों तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगी। इस स्ट्रेट लाइन पर जो एमआरएस है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टी 4 में हम पढ़ेंगे, ये कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। अभी इतना ही लिख लेना, अभी इतना लिख लेना क्या है एमआरएस, क्यों कांस्टेंट, वो समझ आ जाएगा आपको बाद में, लेकिन फिलहाल बस इतना लिख लो और ये समझो कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आता है, क्योंकि कंजम्पशन का कॉम्प्रोमाइज या सैक्रिफाइस एंड गेन सेम वैल्यू सेम रेशो से होता है। ओके जी, ये हो गया आपका। अच्छा, इधर आते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे, जो हमेशा एक साथ इस्तेमाल होंगे, जो हमेशा एक साथ इस्तेमाल होंगे और दोनों में से एक अगर नहीं है तो दूसरे वाला बेकार है, दूसरे वाले का कोई यूज नहीं है। क्लियर? डन है इतनी सी बात। ओके सर, उसके साथ आपने परफेक्ट वर्ड लगा दिया, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर मैं आपको परफेक्ट, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल भी दोस्तों कार एंड पेट्रोल है, कार एंड पेट्रोल है सबसे बढ़िया एग्जांपल। आपके पास कार है, पेट्रोल है, दे आर कॉम्प्लीमेंट, दैट्स इट, बात खत्म। क्लियर? अब आपके पास चॉइस है, यू हैव अ चॉइस। आपके पास एक कार है, उस एक कार के लिए आप 1000 लीटर पेट्रोल लगा लो, 2000 लीटर पेट्रोल लगा लो, 5000 लीटर पेट्रोल लगा लो, आपकी चॉइस है कि उस एक कार से आपको कितना पेट्रोल फूकना है, कितनी डुम 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 करनी है गाड़ी, कितनी दूर तक चलाना, दैट्स योर चॉइस। मतलब एक कार आ गई, उसके बाद पेट्रोल जितना मर्जी आगे पीछे आप कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक उसी तरीके से आपके पास पेट्रोल 10,000 लीटर है, अब उस 10,000 लीटर के लिए आप जो है एक कार लगा लो, दो कार लगा लो, तीन कार लगा लो, चार कार लगा लो, ये आपकी मर्जी है। क्लियर? कहने का मतलब दोनों में से एक कमोडिटी फिक्स है, चुपचाप खड़ी है कि मैं कांस्टेंट हूं, एक कार या 10,000 लीटर पेट्रोल, दोनों में से कोई एक फिक्स्ड है। अब उसके यूटिलाइजेशन के लिए जो दूसरी कमोडिटी है वो आपको जितनी मर्जी लगानी है, दैट इज योर चॉइस, वो आपकी मर्जी है। क्लियर? समझ आ गया? यहां पे निखिल ने एग्जांपल है मिल्क एंड शुगर, नो, मिल्क एंड शुगर कांट बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दोनों, आपका मिल्क भी शुगर भी, दोनों चेंज हो सकते हैं चाय बनाने में, कभी ये ज्यादा कभी ये कम, तो दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है? लॉक एंड की आर नॉट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोस्त, लॉक एंड की परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एक चाबी एक ताला, बात खत्म, ये एक डॉट है बस खाली, इसका कर्व बन ही नहीं सकता। एक चाबी जितने मर्जी ताले है, स्टार भैया, एक चाबी जितने मर्जी ताले, अरे क्या कर रहे हो, क्या क्या काम करते हो, अरे तुम सीए कर रहे हो भाई, ये क्या एक चाबी इतने मर्जी ताले कहां चले गए, नहीं, लॉक एंड की आर नॉट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दे आर कॉम्प्लीमेंट, दे आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परफेक्ट इसका जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा? देखो बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सिंपल, ये एक्स 0 और वाई, यहां पर आपने कार एज्यूम करी, यहां पर आपने पेट्रोल एज्यूम करा।
क्लियर? एक कार, दो कार, तीन कार, चार कार, पांच कार, छह कार। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। एक कार, सॉरी, 100 पेट्रोल, 200 पेट्रोल, 300, 400, 500, 600। 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये आ गया जी 600। क्लियर? आपने कहा मेरे पास एक कार, आपने कहा एक कार, ठीक है, एक कार ये आ गई। अब उस एक कार पे 100 लीटर पेट्रोल, या 200, या 300, या 400, है ना? ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई। दूसरी तरफ 100 लीटर पेट्रोल, या फिर एक कार, या फिर दो कार, या फिर तीन कार, या फिर चार कार, या फिर पांच कार, ये लाइन बन गई। सो इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट, दे आर देर आर एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व्स। एल शेप इंडिफरेंस कर्व रहते हैं इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट। सर ये यहाँ पे कह रहे हैं सर एक लॉग और जितनी मर्जी की, ठीक है ये हो सकता है एक लॉग और जितनी मर्जी की, लेकिन दूसरी तरफ भी तो प्रूफ होना चाहिए ना। अगर एक तरफ प्रूफ करोगे तो एक लाइन बनेगी, दूसरी तरफ एप्लीकेबल नहीं हो रहा, दूसरी तरफ एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो वो केस गलत हो जाएगा, है ना, वो केस गलत हो जाएगा। दोनों, हाँ एग्जैक्टली आपने बाद में लिखा, दोनों साइड होना चाहिए, एक साइड होगा तो बात नहीं बनेगी। क्लियर जी? डन। तो दो डिफरेंट केस डिफरेंट शेप के हमारे पास यहां पर क्लियर है दोस्तों। एक तरफ हमने बात करी शेप ऑफ आईसी अंडर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, उसमें हमने देखा, उसमें कंक्लूजन हमने देखी कि सर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, एमआरएस कांस्टेंट रहती है ना। और एमआरएस कांस्टेंट क्या रहती है ये अभी हम लॉजिक समझेंगे, इसमें समय है, एक प्रॉपर्टी में हम इसको समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल हमने लिया, और इसमें अच्छा सर इसमें आपने एमआर, अच्छा इसमें एल शेप्ड है, ये क्लियर हो गया, लेकिन सर आपने इसमें एमआरएस नहीं बताई। दोस्त इसमें एमआरएस या तो जीरो होगी या इंफिनिटी होगी, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। ठीक है, मतलब जो चेंज नहीं हो रहा या तो वो नीचे आएगा या वो ऊपर आएगा, तो इधर इट गिव्स द वैल्यू ऑफ जीरो और द इंफिनिटी। तो वो कैसे निकलेगा वो मैंने बताया प्रॉपर्टी 4 में, जब हम एमआरएस निकालना सीखेंगे तब हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। दोस्तों इस वाले कंटेंट में जो ऊपर हमने, ये वाला तो इजी था, नेगेटिव स्लोप पॉइंट, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट और परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों केस में कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप मेंशन कर सकते हैं, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ, अगली हेडिंग की तरफ मूव करेंगे। बताइए किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर यहां पर आता है तो बताएं। ओके जी, बढ़े आगे। इज इट ऑल क्लियर? सब कुछ क्लियर है यहां तक का हमारा टॉपिक? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये आ गया ना, देखो प्रॉपर्टी 4 एमआरएस, आज पता नहीं यहां तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बट ये एक अच्छा प्रॉपर्टी है, अच्छी रूल है जो हमें इंडिफरेंस करने में मालूम होना चाहिए। क्लियर? तो तीसरी प्रॉपर्टी दोस्तों हमारे सामने आती है, वो है कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कि अगर मैं दो इंडिफरेंस कर्व बनाता हूं, ठीक है, मतलब हालांकि पहले भी हमने बनाए, बट दो को अगर मैं एक ही डायग्राम में बना रहा हूं, एक ही ग्राफ पे बना रहा हूं, तो दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड आईसी इज नॉर्मल शेप। ठीक है, यहाँ पे अहमद का एक क्वेश्चन आया कि सर आपने कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह तो बता दिया, तो लेकिन अगर हम मान लीजिए नॉर्मल में बना रहे हैं, नॉर्मल गुड के केस में बना रहे हैं, तो कैसे बनेगा? तो दोस्त जो इंडिफरेंस कर्व की नॉर्मल शेप होती है, ये वाली बिल्कुल स्लोप डाउनवर्ड्स, स्लोप डाउनवर्ड इन अ कॉन्वेक्स शेप, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब आपका क्या नाम है, ये कर्व आपको समझ आ जाएगा। बट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं बताऊं तो नॉर्मल शेप बनेगी। ठीक है, जमीर कह रहे हैं सर आई एम अकाउंटेंसी स्टूडेंट। अरे आप अकाउंटेंसी स्टूडेंट, आप तो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट होंगे, आपको सब कुछ ही पढ़ना है। स्टूडेंट तो आप हो ना, पूरे के सारे सब्जेक्ट्स के हो। आगे बढ़ते हैं। टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इंडिफरेंस कर्व अगर मैं सेम ग्राफ में बना रहा हूं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पक्का? सच्ची में ऐसा होगा क्या? क्या वाकई में ऐसा होगा, ऐसा देखने को मिलेगा कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? आओ समझते, ध्यान दो। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर समझ आ गया, लेकिन प्रूफ कैसे करें? आइए ध्यान देते हैं दोस्तों। यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, अगेन डायग्राम से ही प्रूफ होगा। भाई इंडिफरेंस कर्व सारा का सारा ही चैप्टर खेल ही किसका है? खेल ही आपके डायग्राम्स का है। एक्स वाई दो कमोडिटी हमने यहाँ पे रख ली, क्या रखूं? अरे एप्पल एप्पल ऑरेंज खा के बोर हो गए बहुत ज्यादा।
बताओ क्या रखें, और कुछ रख लें? जैसे हमने रख लिया राइस, रख लिया, ठीक है, राइस और व्हीट ये रख लिया, ठीक है। इनकी क्वांटिटी रख लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना, 60। ऐसे ही यहां पर आ जाते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, इस तरीके से। क्लियर है? ये आपने बना लिया। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक इंडिफरेंस कर्व मैंने ये ड्रॉ करा, दैट इज IC1, इंडिफरेंस कर्व 1। और एक इंडिफरेंस कर्व मैंने ये ड्रॉ करा, दैट इज IC2, IC2। क्लियर? डन, समझ आ गई बात? दो इंडिफरेंस कर्व मैंने ड्रॉ करे। दो इंडिफरेंस कर्व में मैं हेडिंग के, जो हमारे इंडिफरेंस कर्व की हेडिंग है, जो प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट जा रहा हूं, उसके खिलाफ जा रहा हूं। 2 IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये मना कर रहा है और मैं बना रहा हूं इंटरसेक्ट करते हुए। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इन दोनों में से कोई एक चीज गलत है। या तो प्रॉपर्टी गलत लिखवाई गई है आपको, या ये डायग्राम गलत बताया गया है। हमें उस चीज का पता लगाना है, ठीक है, और प्रूफ करना है कि क्या कंक्लूजन है। ध्यान दीजिए, अब यहां पर ये आपने डिफरेंस कर दो बना दिए, दोनों इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं सर? बिल्कुल साफ है, दो लाइन, दो कर्व अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका रीजन यही हो सकता है कि उन दोनों की जो स्लोप है वो अलग अलग है, अलग अलग है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने एक पॉइंट ये सेलेक्ट करा, पॉइंट ए। क्लियर? इस ए पॉइंट पे कितना कंजम्पशन हो रहा है जरा बताइए सर। अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली इसको देखें तो ये 20 और 30 के लगभग बीच में आ रहा है, तो 25 के आसपास तो राइस का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। और यहां पर इधर ले जाऊं तो ये 40 और 60 के बीच में आ रहा है, तो 50 के आसपास वीट का कंजम्पशन हो रहा है। ओके, ए पॉइंट मुझे मिल गया, इसकी टेबल अभी प्रॉपरली बना लेंगे। आगे एक पॉइंट आपने सेलेक्ट करा दोस्तों बी, और एक पॉइंट आपने सेलेक्ट करा दोस्तों सी। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेने ताकि हम अपना जो प्रूफ है वो सही तरीके से कर पाए, आसानी से कर पाए। तो बी पॉइंट पर आपने देखा कि सर 40 यूनिट, 40 केजी, क्विंटल, कुछ भी समझ लीजिए, आपके राइस कंज्यूम हो रहे हैं। और इसको अगर मैं नीचे ले जा रहा हूं तो लगभग ऑलमोस्ट 20 पर ये लग रहा है, तो 20 केजी वीट कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। यही सी पॉइंट पर आगे मैं ले जाऊं तो 40, राइस सेम है, राइस सेम है, और ये तकरीबन 30 के आसपास आ रहा है, तो मैं इसको 30 मान लूंगा। क्लियर? ये आपने यहां पर एक डायग्राम दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि डायग्राम आपको प्रॉपरली विजिबल है। मैंने थोड़ा बड़ा भी कर दिया है, तो आई होप ये डायग्राम आपको प्रॉपरली विजिबल है। आइए इस टेबल के हिसाब से, इस माफ कीजिएगा, इस डायग्राम के हिसाब से इनकी जो एक टेबल है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा राइस और व्हीट, और मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। अगर मैं ए पॉइंट देखता हूं तो मुझे 25 राइस खाने को मिल रहे हैं और 50 वीट खाने को मिल रहा है, गेहूं खाने को मिल रहा है। बी पॉइंट की बात करें तो बी 40 तो राइस बता रहा है और 20 वीट बता रहा है, और सी 40 राइस बता रहा है सेम, और 30 के आसपास वीट बता रहा है। ओके, टेबल आपने कंप्लीट कर लिया है। जो आपने यहां पर, मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा, यहां पर जो आपने टेबल बनाई है वो पूरी की, सॉरी, डायग्राम जो बनाया है उसके हिसाब से तीनों पॉइंट ए बी सी आपने लिख दिए हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ प्रूफ वाला सिलसिला, प्रोफिकेशन वाला परिस्थिति लेकर आ जाते हैं। व्हाट इज दैट बेसिकली? ठीक है, ध्यान देंगे। मैं दोनों कर्व की बात करता हूं, IC1 और IC2। आई एम डिस्कसिंग फर्स्ट अबाउट IC1। IC1 मैंने यहां पे लिख दिया। IC1 ये रहा मेरा IC1, ये सी पॉइंट, ये रहा इंटरसेक्शन है ए पॉइंट। तो ए एंड सी लाइज ऑन, IC1। देयरफॉर दोस्तों, सेटिस्फेक्शन ऑन ए इज इक्वल्स टू, अरे चल भाई, हाँ, सेटिस्फेक्शन ऑन ए इज इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन ऑन सी। क्लियर?
हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल डेफिनेशन में ये चीज समझ ली थी, अगर आप एक इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं तो उस इंडिफरेंस कर्व पर कितने भी पॉइंट लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ कितने भी लिख लीजिए, अगर एक इंडिफरेंस कर्व है, क्या हो रहा है, ये लास्ट क्लास में भी हैंग होना शुरू हो गया था इनका। हाँ जी हाँ जी, ये बस 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 ये प्रॉपर्टी मैं इनकी पूरी करवा देता हूँ, फिर ये मौज उड़ाने जाना है, ठीक है, बहुत देर से इको पढ़ रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, सीओसी में ऑफलाइन जो क्लासेस भी होती हैं, बट बच्चे ऑफलाइन का मतलब ये नहीं कि फेस टू फेस होती है हमारी क्लास, वो वहां पर आपका रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं, जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया, उस तरीके से होती है। तो प्लीज टेक्निकल टीम अभी नंबर शेयर कर दीजिएगा, और आप बच्चे जो हैं आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। कंटेंट हमारा रह गया नहीं तब तक तो खत्म हो जाता। मैं एक बार रिपीट कर दूं, प्रॉपर्टी 3, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। हमने डायग्राम जो है आपका इंटरसेक्शन जो है वो करवा दिया, उसके हिसाब से हमने टेबल बनवा दी ए बी सी डी, ठीक है। और अब हम यहाँ पर कुछ ज्ञान वाली चीजें लिख रहे हैं। वो चीज क्या है, ए एंड सी लाइज ऑन IC1। हमने देखा सी और ए, सी ए, ठीक है, ये IC1 पर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली satisfaction on A is equals to satisfaction is equals to satisfaction on C। तो इसका मतलब A is equals to C, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई है। क्लियर। चैप्टर जब हमने स्टार्ट करा था, जब बिल्कुल स्टार्ट करा था, तो उस सिचुएशन में हमने अभी जो हमने इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन देखी, वहां पर हमने चीज देखी थी कि भाई ए और सी अगर सेटिस्फेक्शन सेम है, मतलब अगर आप एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हो और उस इंडिफरेंस कर्व पर कितने ही पॉइंट ले लीजिए, ए बी सी डी सब पर सेटिस्फेक्शन सेम होगा। तो वो चीज हमने यहाँ पे प्रूफ करी, ठीक है। अब जरा हम बात कर लेते हैं ठीक उसी तरीके से आपके IC2 की। IC2 की बात करते हैं। अब IC2 की बात करो, देखो ये रहा, ये चला 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 बी दिखाई दिया, चला 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 ए भी दिखाई दिया। ए इंटरसेक्शन का है तो वो दोनों पर है, तो ए एंड बी लाइज ऑन IC2 इंडिफरेंस कर्व 2। क्लियर। तो सीधी सी बात है सर, अगर ये दोनों सेम कर रहे हैं तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पे A इक्वल्स टू बी। क्लियर। ओके, यहां तक बिल्कुल क्लियर दोस्तों, यहां तक बिल्कुल कंटेंट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब जरा कंक्लूजन पर आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर ए सी के बराबर है और ए बी के बराबर है, तो इसीलिए सी भी बी के बराबर होना चाहिए। मैथ्स तो यही कहती है, सी भी बी के बराबर होना चाहिए, मैथ्स यही कहती है। बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। सी और बी एक दूसरे के बराबर आ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? अगर आप दोनों पॉइंट को देखो, मैं कह रहा हूं बी पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो 40 राइस और 20 वीट, सी पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो 40 राइस और 30 वीट। आप जरा मुझे बता दो, जो बच्चे देख रहे हैं, कि बी और सी में से आप कौन से पॉइंट का सिलेक्शन करोगे? कौन सा पॉइंट बी, क्या दोनों पे सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा? अगर मैं आपको चॉइस दूं कि बी और सी में से कोई पॉइंट सेलेक्ट करो, आप कौन से वाला सेलेक्ट करोगे? बी सेलेक्ट करोगे कि सी सेलेक्ट करोगे? जरा बता दे एक बार। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अभी, और थोड़ी देर में चाय बन जाएगी। बताओ जल्दी, कौन सा पॉइंट सेलेक्ट हो सकता है? ध्यान दीजिएगा। सर हम, नितिन कह रहे हैं सर हम सी सेलेक्ट करेंगे। क्यों सेलेक्ट करेंगे सी? ये भी लिख दो, मजा आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा हमने ये पूरा का पूरा कंसेप्ट। क्यों सेलेक्ट करा जाएगा सी, ये भी लिख दो। सी कह रहे हैं नितिन कि दोनों में से बी पे और सी पे 40-40 राइस, वीट बी पे है 20, सी पे है आपका 30। बाकी भी कह रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली बाकी भी सी बोल रहे हैं, तो यकीनन बिल्कुल साफ है, नॉट पॉसिबल। ड्यू टू MP लिख रहा हूं दोस्तों, ये वर्ड हम मिस कर गए, ये लिखना चाहिए था आपको। ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस, हाँ लिखा, अब लिखा बच्चे ने, ठीक है। ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस किस पर ज्यादा? हाँ, is C is always preferred over B। C हमेशा
बी से ऊपर ही रहेगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से, नॉट अवेलेबल नहीं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से बच्चे, और अवेलेबल है, क्यों नहीं है? ए को मत नहीं कंपेयर करना, बी और सी को आपस में करना है। बी और सी में 1 यूनिट सेम है राइस की, है ना, 40-40 है। उधर वीट ज्यादा है, तो डेफिनेटली हर कंज्यूमर कहेगा कि मुझे भैया सी की तरफ ही जाना है, मुझे उसी का कंजम्पशन करना है। हाँ बिल्कुल, मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से। सो अब ये यहां पे जगह नहीं बची, ये आपने लिखा। सो इक्वेशंस, अरे ये 4 में नहीं है, कभी 4 में ऐड कर दो, 4 अभी अलग से करेंगे, ये मैं इसको कवर करने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, ये थर्ड का ही है। सो इक्वेशन गिवन बाय डायग्राम is not feasible, so two indifference curve never intersect. टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, दो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, ये भी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमने यहां पर प्रॉपर्टी 3 भी हमने यहां पे वाइंड अप करी है। पहली हमने करी हायर द लेवल ऑफ आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन। दूसरा हमने देखा कि इंटरसेक्शन कभी नहीं हो सकता, सॉरी तीसरा हमने देखा इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, और सेकंड वाली थी कि ये आपका स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। उसमें दो अलग अलग केसेस हमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री वाले वो भी कंप्लीट करे। ओके दोस्तों, यहां तक हमारा टॉपिक क्लियर है, ठीक है। आज की क्लास दोस्तों हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए अच्छा खासा समय और एक बिल्कुल ताजा ताजा फ्रेश माइंड हमें चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इंडिफरेंस कर्व की आज की क्लास में जितना भी टॉपिक हमने कंप्लीट करा है वो प्रॉपरली हमें समझ आया है, उसमें कोई क्वेरी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगली कक्षा में हम स्टार्ट करेंगे अपना MRS, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है काफी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडिफरेंस कर्व से जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करते हैं तब सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है, MRS के कारण ही, ठीक है, आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो डिटरमाइन होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन, हाँ कौन सा क्वेश्चन, ये तो बताओ, क्वेश्चन एमसीक्यू वाला वो करेंगे ना, इंडिफरेंस कर्व, ये टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद हमारा क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, ढेर सारा प्यार आप सभी को, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, क्वेरी वगैरह हाँ सब कॉन्सेप्ट का करेंगे दोस्त, टॉपिक खत्म होने के बाद लेकिन, ठीक है, बीच में एमसीक्यूज पॉसिबल नहीं है। ओके चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, प्लीज टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, क्या हालचाल आपके। पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स से दोस्त हैं उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए, आपके लिए, हमारे सीए बच्चों के लिए, आपका हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रिजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूँ, वेरी रिजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाया है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। Hello everyone, this is Parimaheshwari and I am a CA Foundation student. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate right now. Hello friends, myself Prashant Dikshit. I took coaching from COC Education. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी CA इंटर ग्रुप 1 का। I took my accounts tuition from Santosh sir. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है, वो तुम YouTube में देख सकते हो। Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। I take my business law classes from CA Raghav Goyal sir
He is just amazing. All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं. The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good marks. Thank you. थैंक्स टू COC जिन्होंने मेरी जर्नी को काफ़ी आसान बना दिया है. Thank you. Thank you so much. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं. ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट. थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू.